उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पर्यावरण ने दी राहत, गणित और रीजनिंग बने चुनौती। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2026 के पहले दिन सोमवार को कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा समाप्त होने के बाद बाहर निकले अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया दी। अधिकांश उम्मीदवारों के अनुसार पर्यावरण से जुड़े प्रश्न अपेक्षाकृत आसान रहे। पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता, जल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर सीधे और पाठ्यक्रम आधारित सवाल पूछे गए, जिन्हें हल करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। वही गणित और रीजनिंग के प्रश्नों ने अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ा दी। कई सवाल घुमावदार और समय लेने वाले थे, जबकि रीजनिंग में तार्किक विश्लेषण वाले प्रश्न चुनौतीपूर्ण रहे। हिंदी और सामान्य ज्ञान के प्रश्न अपेक्षाकृत सरल बताए गए। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। बेल्ट, चेन, जूते, मोजे तक बाहर रखवाए गए और मोबाइल फोन व बैग जमा करने की निःशुल्क व्यवस्था की गई। कुल मिलाकर पर्यावरण ने राहत दी, लेकिन गणित और रीजनिंग ने अभ्यर्थियों की परीक्षा को कठिन बना दिया। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और आप यूपी के किस गांव, शहर या जिले से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। सटीक मौसम पूर्वानुमान से बची लोगों की जान, लखनऊ बना क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के उद्घाटन के दौरान कहा कि आधुनिक तकनीक के कारण मौसम की भविष्यवाणियां पहले से कहीं अधिक सटीक हो गई हैं। उन्होंने बताया कि सटीक मौसम पूर्वानुमान और समय पर जारी किए जाने वाले अलर्ट की वजह से कई लोगों की जान बचाई जा सकी है। सीएम योगी ने सहारनपुर के शांकुभरी मंदिर का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां कीर्तन के दौरान भारी भीड़ मौजूद थी, लेकिन मौसम विभाग की सटीक चेतावनी मिलने पर लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया, जिससे संभावित जनहानि टल गई। उन्होंने कहा कि लखनऊ के मौसम केंद्र को अब क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का दर्जा मिल गया है, जिससे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम की निगरानी, आपदा पूर्व चेतावनी, पूर्वानुमान सेवाएं और मजबूत होंगी। प्रदेश में 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और 2000 रेनगेज सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से मौसम विभाग के अलर्ट को गंभीरता से लेने की अपील करते हुए कहा कि समय पर मिली चेतावनी कई बार जीवन रक्षक साबित होती है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम से यूपी में 11 लाख से अधिक लोग हुए साक्षर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार निरक्षरता मुक्त प्रदेश के लक्ष्य की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में चलाए जा रहे नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ने लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। 15 वर्ष से अधिक आयु के असाक्षर नागरिकों को साक्षर बनाने के लिए शुरू किए गए इस अभियान के तहत वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक प्रदेश में 11,68,000 से अधिक लोगों को पढ़ना, लिखना और गणना करना सिखाया जा चुका है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वॉलंटियर्स और प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स की मदद से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से साक्षरता कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य केवल अक्षर ज्ञान देना नहीं, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना भी है। अब तक आयोजित 7 साक्षरता मूल्यांकन परीक्षाओं में 13,81,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 11,68,000 से ज्यादा सफल रही। यह अभियान शिक्षा की रोशनी को घर घर पहुंचाने और सशक्त उत्तर प्रदेश के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर ट्रस्ट का जवाब, अखिलेश के आरोपों पर भाजपा भी हुई आक्रामक। अयोध्या के राम मंदिर में करोड़ों रुपए के चढ़ावे के कथित रूप से गायब होने के आरोप को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि राम मंदिर के चढ़ावे की बड़ी राशि गायब है और इस मामले में जांच होनी चाहिए। उन्होंने इसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा गंभीर विषय बताया। इन आरोपों पर चंपत राय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ट्रस्ट का नियमित आंतरिक ऑडिट चल रहा है, जिसमें ट्रस्ट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि शामिल हैं। उनके अनुसार अब तक ऑडिट में कोई भी उल्लेखनीय अनियमितता सामने नहीं आई। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी अखिलेश यादव के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मामला मंदिर प्रशासन से जुड़ा है और उसका जवाब भी वही देगा। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव अक्सर आरोप लगाते रहते हैं और भाजपा हर आरोप का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस जारी है, जबकि राम मंदिर ट्रस्ट ने किसी भी वित्तीय गड़बड़ी से इनकार करते हुए ऑडिट प्रक्रिया पर भरोसा जताया है। 261 करोड़ की योजना से बदलेगी लखनऊ की बिजली व्यवस्था, नए ट्रांसफार्मर और केंद्र होंगे तैयार। लखनऊ की बिजली व्यवस्था को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल ने 261 करोड़ रुपए की कार्य योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राजधानी के सभी जोनों में नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, पुराने ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई जाएगी और नई बिजली लाइनें बिछाई जाएंगी। सबसे अधिक 96 करोड़ रुपए गोमती नगर जोन में खर्च किए जाएंगे, जहां नए उपकेंद्रों का निर्माण और मौजूदा उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि होगी। अमौसी जोन में 75 करोड़ रुपए से 56 बिजली उपकेंद्रों को मजबूत किया जाएगा, जबकि जानकीपुरम जोन में 46 करोड़ और मध्य जोन में 44 करोड़ रुपए से बिजली ढांचे का विस्तार किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाना, घनी आबादी वाले इलाकों में बढ़ती मांग को पूरा करना और गर्मी के मौसम में होने वाली बिजली समस्याओं को कम करना है। बिजली विभाग का लक्ष्य लखनऊ को ऐसा मॉडल बनाना है जिसकी व्यवस्था प्रदेश के अन्य जिलों के लिए भी उदाहरण बन सके।
जनता दर्शन में सीएम योगी का बड़ा संदेश, गरीबों की पढ़ाई नहीं रुकेगी, अवैध कब्जों पर होगी सख्त कार्रवाई। लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन समस्याओं को सुनते हुए संवेदनशीलता और सख्ती दोनों का संदेश दिया है। इस दौरान एक मेधावी छात्रा अपनी वृद्ध मां के साथ मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची। छात्रा ने आर्थिक तंगी के कारण बीटेक की पढ़ाई जारी रखने में आ रही परेशानी बताई। मुख्यमंत्री ने उसकी शैक्षणिक उपलब्धियों की सराहना करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि उसका प्रवेश किसी अच्छे संस्थान में सुनिश्चित कराया जाए और स्पष्ट कहा कि प्रदेश में किसी भी गरीब या जरूरतमंद छात्र की शिक्षा धन के अभाव में नहीं रुकने दी जाएगी। जनता दर्शन में कई लोग पुलिस की अनदेखी और अवैध कब्जों की शिकायत लेकर भी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को नियमित निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से भी अपील की कि भीषण गर्मी को देखते हुए पहले जिला और मंडल स्तर के अधिकारियों के पास अपनी समस्याएं रखें, क्योंकि अधिकांश मामलों का समाधान स्थानीय स्तर पर ही संभव है। जनता दर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री ने एक बार फिर ये संदेश दिया कि सरकार शिक्षा, न्याय और जन सुनवाई के मुद्दों पर पूरी गंभीरता से काम कर रही है। यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा का पहला सत्र शांतिपूर्ण संपन्न, किसी केंद्र से नहीं मिली अप्रिय सूचना। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा 2026 के पहले दिन का पहला सत्र सोमवार को प्रदेश भर में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। 32,669 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित इस परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी शामिल हुए। प्रदेश के 1,183 परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा इंतजामों और सघन जांच के बीच परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। राहत की बात यह रही कि किसी भी जिले या परीक्षा केंद्र से किसी प्रकार की अप्रिय घटना या गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली। परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र संतुलित और अपेक्षाकृत आसान था। रीजनिंग के लगभग 45 से 50 प्रश्न पत्र पूछे गए, जबकि किसी भी प्रश्न को आपत्तिजनक नहीं माना गया। प्रशासन ने परीक्षा को निष्पक्ष और सुचारू बनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की थी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और प्रमुख चौराहों पर हेल्प डेस्क तथा अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। 3 दिनों तक चलने वाले इस भर्ती परीक्षा में करीब 28,86,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। सरकार और भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। जनता दर्शन में छात्रा को मिली उम्मीद, सीएम योगी ने बीटेक की पढ़ाई के लिए दिया सहयोग का भरोसा। लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान एक भावुक क्षण तब सामने आया जब एक छात्रा अपनी वृद्ध मां के साथ मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची। छात्रा ने बताया कि उसने इंटरमीडिएट अच्छे अंकों से पास किया है और बीटेक करना चाहती है, लेकिन आर्थिक तंगी उसकी पढ़ाई में बाधा बन रही है। मुख्यमंत्री ने छात्रा की मार्कशीट देखकर उसकी सराहना की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि उसका प्रवेश लखनऊ के किसी अच्छे संस्थान में कराया जाए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार किसी भी गरीब और जरूरतमंद छात्र के शिक्षा धन के अभाव में रुकने नहीं देगी। इस आश्वासन से छात्रा और उसकी मां बेहद खुश नजर आई। जनता दर्शन में अवैध कब्जों और पुलिस की लापरवाही से जुड़ी शिकायतें भी सामने आई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ऐसे मामलों की नियमित निगरानी करने, पीड़ितों को न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही लोगों से अपील की कि वो पहले जिला और मंडल स्तर के अधिकारियों के पास अपनी शिकायतें लेकर जाएं, जिससे समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो सके। योगी की पाती, प्रकृति को समझे, बचाएं और जैव विविधता के संरक्षक बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम अपनी योगी की पाती में प्रकृति संरक्षण और जैव विविधता बचाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आधुनिकता की दौड़ में प्रकृति से दूर होना सही नहीं है और हर व्यक्ति को प्रकृति के साथ जुड़ाव बढ़ाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील किया कि जब भी उन्हें जंगलों, पहाड़ों, नदियों या किसी प्राकृतिक स्थल पर जाने का अवसर मिले तो केवल पर्यटक बनकर ना जाएं, बल्कि एक जिज्ञासु विद्यार्थी की तरह वहां की वनस्पतियों, जीव जंतुओं और प्राकृतिक व्यवस्था को समझने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति में प्रकृति के हर जीव को सृष्टि का अभिन्न हिस्सा माना गया और जैव विविधता का संरक्षण तभी संभव है जब इसमें जन भागीदारी बढ़े। योगी आदित्यनाथ ने लोगों को अपने अनुभव, ब्लॉग, लेख और सोशल मीडिया के माध्यम से साझा करने के लिए भी प्रेरित किया ताकि प्रकृति के प्रति जागरूकता बढ़े। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि प्रकृति के साथ लगातार हो रहे हस्तक्षेप का असर मौसम और पर्यावरण पर दिखाई दे रहा है, इसलिए आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधताओं का संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रकृति के प्रति अपनापन और संवेदनशीलता ही पर्यावरण संरक्षण का सबसे प्रभावी माध्यम बन सकती है। वैश्विक संकट के बीच भारत मजबूत, आत्मनिर्भर और तैयार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लखनऊ में आयोजित प्रबुद्ध जनसंवाद कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिम एशिया में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इस चुनौती का मजबूती से सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जहां कई देशों में महंगाई 40% तक पहुंच गई, वहीं भारत में ये करीब 3.3% के स्तर पर नियंत्रित है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का सम्मान और प्रभाव दोनों बढ़े हैं। उन्होंने
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का जिक्र करते हुए बताया कि पहले भारत सैन्य उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन अब लगभग 75% रक्षा उत्पादन देश में ही हो रहा है। उन्होंने लखनऊ में बन रही ब्रह्मोस मिसाइल और ऑपरेशन सिंदूर में उसकी भूमिका का भी उल्लेख किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और बुनियादी ढांचे में बड़े बदलाव हुए। उन्होंने बताया कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे तैयार है और आने वाले 3 वर्षों में लखनऊ का सीवेज सिस्टम भी मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। यूपी में बनेगा डेटा सेंटर हब, एआई और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देगी नई नीति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार ने नई डेटा सेंटर नीति लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, जिसका उद्देश्य 2030 तक राज्य में 2 गीगावाट से अधिक अतिरिक्त डेटा सेंटर क्षमता विकसित करना है। सरकार का फोकस अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर, ग्रीन डेटा सेंटर और मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने पर है। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख डेटा सेंटर निवेश हब बनाना है। इसके लिए निवेशकों को भूमि पूंजी सहायता, स्टाम्प ड्यूटी, बिजली शुल्क और ट्रांसमिशन चार्ज में रियायत देने पर विचार किया जा रहा है। मौजूदा नीति के तहत अब तक 21,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके हैं और कई बड़े समूहों की परियोजनाएं प्रगति पर हैं। अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2026 तक देश की कुल डेटा सेंटर क्षमता में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 8 से 9% तक पहुंचने की संभावना है। वहीं विभिन्न निवेशकों ने मिलकर करीब 5,410 मेगावाट क्षमता और लाखों करोड़ रुपए के निवेश में रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि ये विकास केवल एनसीआर तक सीमित न रहे, बल्कि लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और अन्य शहरों में भी डेटा सेंटर क्लस्टर विकसित किए जाएं, ताकि रोजगार और डिजिटल विकास पूरे प्रदेश में फैल सके। पुलिस भर्ती परीक्षा, कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर अभ्यर्थियों की मुश्किलें, पानी से लेकर ठहरने तक में वसूली और अव्यवस्था। कानपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा से एक दिन पहले बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंच गए, जहां रात भर उन्हें भारी अव्यवस्था और महंगाई का सामना करना पड़ा। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 और फुट ओवर ब्रिज तक पर लोगों को फर्श पर सोकर रात बितानी पड़ी। तेज गर्मी और भीड़ के बीच न तो पर्याप्त पंखे थे और न ही आराम की कोई सुविधा, जिससे अभ्यर्थियों को बेहद कठिन हालात में रात गुजारनी पड़ी। स्थिति तब और खराब हो गई जब स्टेशन पर जरूरी चीजें भी महंगे दामों पर बेची जाने लगी। 14 रुपए में मिलने वाली पानी की बोतल 20 रुपए तक में बेची गई। कई अभ्यर्थियों ने बताया कि खाने पीने की वस्तुओं से लेकर हर चीज में ओवर रेटिंग की जा रही थी और कोई निगरानी करने वाला मौजूद नहीं था। एग्जीक्यूटिव लाउंज में भी स्थिति विवादित रही, जहां बाहर लगी स्क्रीन पर 100 रुपए का रेट दिखाया गया, लेकिन अंदर बैठने के लिए 20 रुपए प्रति घंटा और लेटने के लिए 100 रुपए प्रति घंटे तक का वसूला गया। अभ्यर्थियों ने इसका विरोध किया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। कुल मिलाकर परीक्षा से पहले ही छात्रों को यात्रा और ठहराव दोनों स्तर पर परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। कानपुर में 1,115 करोड़ की एलिवेटेड रेलवे परियोजना का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। शहर को मिलेगा जाम से बड़ा राहत समाधान। कानपुर में अनवरगंज मंधाना एलिवेटेड डबल रेलवे ट्रैक परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। करीब 1,115 करोड़ रुपए की इस 15 किलोमीटर लंबी परियोजना का उद्देश्य शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में 18 रेलवे क्रॉसिंग से लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम को खत्म करना है। ये परियोजना शहर की यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। परियोजना की शुरुआत से पहले सर्वे और डिजाइन का काम तेजी से चल रहा है। रेलवे इंजीनियरिंग टीम पिलर की लोकेशन तय करने के साथ साथ पेड़ों, बिजली के खंभों, सीवर लाइनों और अतिक्रमण जैसी बाधाओं की पहचान कर रही है। लगभग 300 से अधिक पेड़ इस निर्माण में बाधा बन रहे हैं, जबकि कई जगह अतिक्रमण और तकनीकी संरचनाएं भी हटाई जाएंगी। रावतपुर और कल्याणपुर स्टेशनों की जगह अब अटल स्टेशन बनाया जाएगा, जिसके लिए जमीन भी रेलवे को सौंप दी गई है। ये स्टेशन मेट्रो से स्काई वॉक के जरिए जुड़ा होगा, जिससे यात्री आसानी से ट्रेन और मेट्रो के बीच बदल सकेंगे। परियोजना के लिए अधिकांश जमीन उपलब्ध है, जबकि शेष भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। अधिकारियों के अनुसार निर्माण कार्य के लिए रेल ब्लॉक और अन्य मंजूरियां जल्द मिलने की उम्मीद है। कॉकरोच जनता पार्टी पर पंकज चौधरी का हमला, बोले इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, विपक्ष राजनीतिक रूप से हताश। कानपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला करते हुए इसे कॉकरोच जनता पार्टी जैसा संगठन करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे राजनीतिक संगठन बनते भी हैं और जल्द ही बिखर भी जाते हैं, इसलिए इनसे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके अनुसार गठबंधन की बैठक से पहले ही कई दल इससे दूरी बना रहे हैं और कांग्रेस ने पुराने सहयोगियों को भी धोखा दिया है। पंकज चौधरी ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन का जनता के बीच कोई खास प्रभाव नहीं है और ये जल्द पूरी तरह बिखर जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की इस तरह की बयानबाजी राजनीतिक हताशा का संकेत है, जबकि भाजपा का फोकस संगठन को मजबूत करने और सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर है। वो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वो 6 जिलों में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की रणनीति समय आने पर घोषित की जाएगी, लेकिन अभी प्राथमिकता जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना है।
मेरठ में दिल्ली देहरादून हाईवे जोड़ने वाला 6 किलोमीटर संपर्क मार्ग 14 साल से बदहाल, गड्ढों और जलभराव से लोग परेशान। मेरठ में दिल्ली रोड को दिल्ली देहरादून हाईवे से जोड़ने वाला रिठानी पुठा वेद व्यासपुरी आरएफएफ मुख्यालय मार्ग पिछले 14 वर्षों से बदहाल स्थिति में है। करीब 6 किलोमीटर लंबे इस वैकल्पिक संपर्क मार्ग में कई जगह गहरे गड्ढे और जलभराव है, जिससे स्थानीय लोगों, दुकानदारों, स्कूली बच्चों और राहगीरों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये मार्ग जाम की स्थिति में मुख्य हाईवे का विकल्प भी है, लेकिन इसकी हालत लगातार खराब होती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम की अनदेखी के कारण स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। कई बार आंदोलन और शिकायतों के बावजूद केवल अस्थायी रूप से गड्ढों को भरा जाता है, लेकिन सड़क का अस्थायी निर्माण नहीं किया जाता है। इस वजह से यहाँ दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। ओवरब्रिज के लिए भी प्रस्ताव रेलवे को भेजा गया, जो फिलहाल लंबित है। इससे रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि रिठानी से पुट्ठा तक गड्ढों की मरम्मत 4 दिनों में कराई जाएगी और कुछ हिस्सों में सीसी रोड निर्माण भी कराया जाएगा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा मेरठ में पहले दिन 22,000 अभ्यर्थी शामिल, रेलवे स्टेशन रोडवेज पर भीड़ से बढ़ी परेशानी। मेरठ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पहले दिन भारी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे। सोमवार को पहली पाली में लगभग 22,000 उम्मीदवारों ने 48 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दी। परीक्षा को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराया गया और प्रश्न पत्रों को पुलिस सुरक्षा में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया गया। परीक्षा के चलते मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन रोडवेज बस अड्डे पर भारी भीड़ देखने को मिली, जिससे अभ्यर्थियों और अन्य यात्रियों को बैठने और सफर करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जगह सीट के लिए संघर्ष जैसी स्थिति भी बनी रही। शहर में विभिन्न राज्यों से आए अभ्यर्थियों के कारण परिवहन व्यवस्था पर दबाव भी बढ़ गया। मेरठ में संगोष्ठी के दौरान हिंदू एकता पर जोर, कॉकरोच जनता पार्टी को बताया समाज में बिखराव की साजिश। मेरठ में स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में सामाजिक समरसता में गोरक्ष पीठ की भूमिका विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें धर्म और सामाजिक एकता पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि हिंदू समाज को जातियों में बटे रहने के बजाय एकजुट होना चाहिए और इसे सामाजिक मजबूती के लिए जरूरी बताया गया है। इस दौरान कुछ वक्ताओं ने राजनीतिक संदर्भ में कॉकरोच जनता पार्टी जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए आरोप लगाया कि ऐसे संगठन समाज में विभाजन पैदा करने की सुनियोजित कोशिश करते हैं। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता स्वामी दीपांकर ने कहा कि भगवान राम और कृष्ण ने समाज को जोड़ने का संदेश दिया था और जाति से ऊपर उठकर मानवता को महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि वो लाखों लोगों को हिंदू पहचान के लिए प्रेरित कर चुके हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े क्षेत्र प्रमुख पदम सिंह सहित कई संत और सामाजिक प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। पूरे आयोजन में हिंदू एकता, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने पर जोर दिया गया। आगरा में नगर आयुक्त का रात में औचक निरीक्षण, सफाई व्यवस्था में लापरवाही उजागर। आगरा में संतोष कुमार वैश्य ने शहर की सफाई व्यवस्था का हाल जानने के लिए देर रात औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई जगहों पर गंभीर लापरवाही सामने आई। इससे पहले उन्होंने सिटी बसों में आम यात्री बनकर भी व्यवस्था की जांच की थी और अब वो रात 10:30 बजे भगवान टॉकीज, बिजलीघर, बालकेश्वर, कारगिल चौराहा, संजय प्लेस और फतेहाबाद रोड जैसे प्रमुख बाजारों और इलाकों में पहुंचे। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर तय संख्या में कम सफाई कर्मचारी मिले और सफाई कार्य की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं पाई गई। कई बाजार बंद होने के बावजूद सड़कों पर कूड़ा कचरा फैला मिला, जिस पर नगर आयुक्त ने नाराजगी जताई और मौके पर मौजूद सुपरवाइजरों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि रात में बाजार बंद होने के बाद ही सफाई कार्य शुरू हो और सभी प्रमुख सड़कों व सार्वजनिक स्थानों की पूरी तरह सफाई सुनिश्चित की जाए। नगर निगम के अनुसार शहर के 21 प्रमुख बाजारों में नियमित रात्रि सफाई की जाती है, लेकिन निरीक्षण में व्यवस्था कमजोर पाई गई। नगर आयुक्त ने कहा कि स्वच्छ और व्यवस्थित शहर उनकी प्राथमिकता है और लापरवाही दोबारा मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चंबल घाटी के ऐतिहासिक हथकांत किले को मिलेगा संरक्षण, खंडहर से फिर जागेगा वैभव। आगरा के बाह क्षेत्र में चंबल घाटी के बीहड़ों में स्थित ऐतिहासिक हथकांत किले को लेकर बड़ी पहल सामने है, जहां इसे राजकीय संरक्षण में लेने की योजना बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय ने प्रदेश के 40 स्मारकों को संरक्षित करने के प्रस्ताव में इस किले को भी शामिल किया है। कभी भदौरिया शासकों की राजधानी रहा ये किला अपने सामरिक मजबूती और स्थापत्य कला के लिए जाना जाता था और माना जाता था कि शत्रुओं के लिए अभेद्य था। इतिहास के अनुसार ये क्षेत्र महाभारत काल से ही घने जंगलों और बीहड़ों के कारण दुर्गम रहा। किले के निर्माण में लाखौरी ईंटों का उपयोग हुआ था और यह मध्यकाल में भदौरिया राजपूतों का प्रमुख केंद्र रहा। समय के साथ ये खंडहर में बदल गया। खासकर 1909 में डकैत पंचम सिंह द्वारा थाने पर हमले और 21 सिपाहियों की हत्या जैसी घटनाओं के बाद क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हो गई और धीरे धीरे ये इलाका वीरान होता गया। आज किले के अवशेष, टूटी दीवारें और प्राचीन संरचनाएं इसके गौरवशाली अतीत की गवाही देती हैं। इसके पास स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर इस धरोहर का संरक्षण और विकास हुआ तो ये क्षेत्र एक बड़ा पर्यटन केंद्र बन सकता है और चंबल घाटी को नई पहचान मिल सकती है।
बसपा का घर वापसी अभियान तेज, निष्कासित नेताओं की वापसी से आजाद समाज पार्टी पर दबाव बढ़ा। आगरा में बहुजन समाज पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा संगठनात्मक अभियान शुरू किया, जिसके तहत पार्टी से निष्कासित और अन्य दलों में गए नेताओं की घर वापसी कराई जा रही है। पार्टी का उद्देश्य उन कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को फिर से जोड़ना है जो पहले बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आजाद समाज पार्टी जैसे दलों में चले गए थे। इसी अभियान के तहत पहले निष्कासित किए गए संतोष आनंद की बसपा में वापसी कराई गई है, जिन्हें आगरा मंडल का प्रभारी भी बनाया गया है। इसके अलावा विक्रम सिंह और डॉक्टर ज्ञान सिंह जैसे पूर्व मंडल प्रभारियों की भी पार्टी में वापसी हुई है और उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ये सभी पहले अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कासित किए गए थे। पार्टी सूत्रों के अनुसार बसपा अब उन नेताओं से लगातार संपर्क कर रही थी जो आजाद समाज पार्टी या अन्य दलों में चले गए थे और उन्हें संगठन में वापस लाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए उन्हें भविष्य में चुनावी टिकट, पद और राजनीतिक अवसर देने का आश्वासन भी दिया जा रहा है। आगरा मंडल के नेताओं का कहना है कि कई और पूर्व पदाधिकारी और विधायक भी संपर्क में हैं। बसपा का ये कदम 2027 चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने और आजाद समाज पार्टी से मिल रही चुनौती को कम करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। आगरा में गविष्टि यात्रा का स्वागत, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग तेज। आगरा में गौ संरक्षण और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर चल रही गविष्ट यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। ये यात्रा जगतगुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के नेतृत्व में निकाली जा रही है। रविवार को आगरा पहुंची, जहां एमजी रोड और धाकरन चौराहा पर श्रद्धालुओं ने फूल मालाओं से इसका स्वागत किया। धाकरन चौराहा पर आयोजित धर्म सभा में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि गौ माता को भारत में सदैव माता का सम्मान मिला है, लेकिन वर्तमान समय में गोवंश वध और गोमांस उपभोग की घटनाएं चिंताजनक है। उन्होंने सरकारों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो सरकार गोवध रोकने में सक्षम नहीं, उसे नैतिक रूप से सत्ता में रहने का अधिकार भी नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यात्रा किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि गौ रक्षा समाज में जागरूकता फैलाने के लिए। इस दौरान यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा का स्वागत किया और मंदिरों में दर्शन पूजन भी किया गया। आयोजन में कई स्थानीय श्रद्धालु और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा का उद्देश्य पूरे देश में गोरक्षा के प्रति जन जागरूकता फैलाना और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग को आगे बढ़ाना बताया गया। आगरा में छोटे कारोबारियों से संवाद करेंगे अखिलेश यादव। 14 जून को विजन इंडिया कार्यक्रम। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 14 जून को आगरा में आयोजित विजन इंडिया कार्यक्रम के तहत छोटे कारोबारियों से सीधा संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम होटल ITC मुगल में होगा, जिसका मुख्य विषय छोटा कारोबारी कारोबार क्यों हो रहा बर्बाद रखा गया है। इस आयोजन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी MSME सेक्टर से जुड़े कारोबारियों को आमंत्रित किया जा रहा है, ताकि वो अपनी समस्याएं, चुनौतियां सीधे पार्टी नेतृत्व के सामने रख सकें। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। पार्टी इस आयोजन को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी के रूप में देख रही है और संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार जनसंपर्क और मुद्दा आधारित कार्यक्रम कर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में 37 सीटें जीतने के बाद सपा अब विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रही है। पार्टी का फोकस MSME सेक्टर पर है, जिसे कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र माना जाता है। इस संवाद के जरिए सपा छोटे कारोबारियों की समस्याओं को समझकर अपनी राजनीतिक रणनीति को और धार देने की कोशिश करेगी। प्रयागराज और अलीगढ़ रेलवे स्टेशनों पर बनेंगे गेमिंग जोन और फन पार्क। यात्रियों को मिलेगा नया मनोरंजन अनुभव। भारतीय रेलवे यात्रियों की सफर को अधिक सुविधाजनक और मनोरंजक बनाने के लिए अब स्टेशनों को नए रूप में विकसित करने जा रहा है। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने एक नई पहल के तहत प्रयागराज जंक्शन और अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर गेमिंग जोन और फन पार्क स्थापित करने की योजना शुरू की। इसका उद्देश्य स्टेशनों को सिर्फ आवागमन का स्थान न रखकर एक आधुनिक मनोरंजन और हैंगआउट जोन में बदलना है। प्रयागराज जंक्शन के सिविल लाइन्स क्षेत्र में करीब 20,000 वर्ग मीटर में एक बड़ा कमर्शियल हब विकसित किया जाएगा, जिसमें बच्चों के लिए फन पार्क, युवाओं के लिए वर्चुअल रियलिटी गेम्स, रेसिंग सिमुलेटर और टर्फ स्पोर्ट जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। यात्रियों के लिए फूड कोर्ट और अन्य आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। पूरी परियोजना मॉड्यूलर कियोस्क आधारित होगी, जिससे किसी अस्थायी कंक्रीट निर्माण के बिना स्टेशन की सुंदरता और आवाजाही प्रभावित नहीं होगी। अलीगढ़ स्टेशन पर इस योजना के लिए 10 जून का टेंडर जारी किया जाएगा और 5 वर्षों के अनुबंध के तहत संचालन किया जाएगा। रेलवे के अनुसार इस पहल से यात्रियों का इंतजार का समय मनोरंजन में बदलेगा और उनका यात्रा अनुभव पहले से अधिक यादगार और आधुनिक बनेगा। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 4 विषयों की उत्तर कुंजी जारी। 12 जून तक दर्ज होंगी आपत्तियां। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2025 के 4 विषयों रसायन विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और संगीत गायन की उत्तर कुंजी जारी कर दी। ये परीक्षा 31 मई को आयोजित हुई थी और अब आयोग ने प्रश्न संख्या 31 से 120 तक के उत्तर अपनी वेबसाइट पर जारी किए हैं, जहां अभ्यर्थी 12 जून तक उनका मिलान कर सकते हैं। आयोग ने उत्तर कुंजी में सही विकल्पों को हाईलाइट और अंडरलाइन करके
स्पष्ट किया है ताकि उम्मीदवार आसानी से अपने उत्तरों की जांच कर सके। जिन अभ्यर्थियों को किसी प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति है वो निर्धारित प्रारूप में प्रमाण सहित अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। केवल प्रमाण युक्त आपत्तियां पर ही विचार किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपनी आपत्तियों बंद लिफाफे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के परीक्षा नियंत्रक के नाम भेजनी होंगी या निर्धारित तिथि तक स्वयं जमा करनी होंगी। आपत्तियां 12 जून की शाम 5 बजे तक स्वीकार की जाएंगी। इसके बाद किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा। इससे पहले भौतिक विज्ञान और शारीरिक शिक्षा विषयों की उत्तर कुंजी भी जारी की जा चुकी है। घरेलू गैस सिलेंडर हुआ 29 रुपए महंगा। प्रयागराज में कीमत 995 रुपए पहुंचे। रसोई बजट पर बढ़ा दबाव। महंगाई के बीच आम जनता को एक और झटका लगा है क्योंकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। प्रयागराज में अब 14 किलोग्राम वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर 995 रुपए में मिल रहा है। इससे पहले इसकी कीमत 966 रुपए थी। 3 महीने के अंदर ये दूसरी बार बढ़ोतरी है, जिससे आम परिवारों के मासिक बजट पर सीधा असर पड़ा है। रसोई का खर्च और बढ़ गया है। इसके साथ ही 5 किलोग्राम वाले नीले सिलेंडर की कीमत भी 10 रुपए बढ़कर 862 रुपए हो गई है। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण ये बढ़ोतरी हुई है। उपभोक्ताओं और डिस्ट्रीब्यूटर संगठनों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई, खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों के बीच गैस सिलेंडर महंगा होना आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाल रहा है। इस बढ़ोतरी से विशेष रूप से मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों को रसोई चलाना और मुश्किल हो सकता है कि घरेलू खर्च पहले से ही दबाव में था। अलीगढ़ में ताला नगरी से शुरू होगा ई बस संचालन, बनेगा आधुनिक डिपो और चार्जिंग स्टेशन। अलीगढ़ नगर निगम ने शहर में के पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल की है। अब ताला नगरी क्षेत्र से ई बसों का संचालन शुरू किया जाएगा और वहीं पर बस डिपो के साथ चार्जिंग स्टेशन भी विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अलीगढ़ को हाल ही में 25 नई ई बसें उपलब्ध कराई गई है, जिनके संचालन की योजना इस स्थान से तैयार की जा रही है। इसके लिए ताला नगरी में डीपीएस के पास लगभग 1 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है, जहां पूरी व्यवस्था विकसित होगी। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण कर जमीन की उपयुक्तता, बिजली आपूर्ति और बस संचालन की सुविधाओं का जायजा लिया। नगर निगम ने इस परियोजना को जल्द शुरू करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। इस पहल से शहर में स्वच्छ और आधुनिक परिवहन व्यवस्था विकसित होगी, जिससे नागरिकों को सस्ती, सुरक्षित और वातानुकूलित यात्रा सुविधा मिलेगी। साथ ही ये योजना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे शहर में प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। नोएडा में कूड़ा कलेक्शन व्यवस्था होगी मजबूत। गांवों की तंग गलियों तक पहुंचेंगे बाइक और ई रिक्शा। नोएडा में डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए प्राधिकरण ने नई योजना तैयार की है। हाल ही में कराए गए सर्वे में सामने आया कि पूरे शहर के सेक्टरों और गांवों से कचरा सही तरीके से उठाने के लिए करीब 400 वाहनों की जरूरत है, जबकि मौजूदा व्यवस्था इस आवश्यकता का केवल 35 से 40% ही पूरा कर पा रही है। इसी को देखते हुए गांव और संकरी गलियों तक कचरा उठाने के लिए बाइक और ई रिक्शा जैसे छोटे वाहनों को शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। इन वाहनों की मदद से घर घर से कचरा इकट्ठा कर उसे बड़ा कचरा वाहनों तक पहुंचाया जाएगा। इससे उन इलाकों में भी नियमित सफाई सुनिश्चित हो सकेगी जहां बड़े वाहन पहुंचना संभव नहीं होता। वर्तमान में नोएडा में रोजाना करीब 1000 टन कचरा निकलता है, जो भविष्य में बढ़कर 1200 टन तक पहुंचने का अनुमान है। प्राधिकरण का कहना है कि इस नई व्यवस्था से न केवल सफाई व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि शहर और गांव दोनों में स्वच्छता स्तर में भी सुधार आएगा और कचरा प्रबंधन अधिक व्यवस्थित हो सकेगा। नोएडा में पहली रोटरी आई बैंक की शुरुआत, नेत्रदान से कॉर्नियल ब्लाइंडनेस खत्म करने का लक्ष्य। नोएडा में तिरुपति आई सेंटर में रविवार को रोटरी सालसर नोएडा आई बैंक का उद्घाटन किया गया, जिसे जिले का पहला रोटरी आई बैंक बताया जा रहा है। इसका शुभारंभ गौतम नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर अमिता महेंद्रू ने किया, जबकि इस मौके पर आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर नम्रता शर्मा भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रही। इस पहल का उद्देश्य नेत्रदान को बढ़ावा देकर कॉर्नियल ब्लाइंडनेस यानी कॉर्निया से जुड़ी अंधता को समाप्त करना है। विशेषज्ञों ने बताया कि देश में स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि औसतन 70 मरीजों को कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन उसके मुकाबले केवल एक आंख ही उपलब्ध हो पाती है। उत्तर प्रदेश के लिए हर साल लगभग 7500 नेत्रदान की आवश्यकता बताई गई है, लेकिन जागरूकता और दान की कमी के कारण लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। भारत में करीब 700 रजिस्टर्ड आई बैंक होने के बावजूद आंखों की भारी कमी बनी हुई है। डॉक्टरों ने उम्मीद जताई कि अगर नेत्रदान की संख्या बढ़े तो अगले 5 साल में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को काफी हद तक खत्म किया जा सकता है। आई बैंक में आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं और इसे नेत्रदान के माध्यम से लोगों को दृष्टि वापस देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नोएडा एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई लिंक एक्सप्रेसवे से नई कनेक्टिविटी, 32 किलोमीटर का सफल टोल फ्री। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन से पहले क्षेत्र की कनेक्टिविटी का बड़ा अपग्रेड मिला है, क्योंकि दिल्ली मुंबई लिंक एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज आम जनता के लिए खोलने के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। 15 जून से एयरपोर्ट पर इंडिगो की कमर्शियल उड़ानें शुरू होने के साथ ही इंटरचेंज भी चालू कर दिया जाएगा। ये इंटरचेंज यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट को आपस में जोड़ता है और दिल्ली, एनसीआर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ सहित कई क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों के लिए बड़ा फायदा साबित होगा। करीब 32
किलोमीटर लंबे इस लिंक प्रोजेक्ट में उत्तर प्रदेश की सीमा का हिस्सा और एयरपोर्ट से जुड़ा 800 मीटर का स्ट्रेच लगभग तैयार है, जबकि हरियाणा में कुछ हिस्सा अभी निर्माणाधीन है। खास बात यह है कि एयरपोर्ट यात्रियों के लिए यमुना एक्सप्रेसवे के इस 32 किलोमीटर हिस्से पर टोल नहीं लिया जाएगा, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और ये सफर पूरी तरह टोल फ्री रहेगा। हालांकि आगरा और मथुरा की तरफ से आने वाले यात्रियों को जेवर टोल पर शुल्क देना होगा, लेकिन उसके बाद इंटरचेंज पर कोई अतिरिक्त टोल नहीं लगेगा। एनएचआई के अनुसार इस इंटरचेंज के वाहनों को सीधे 800 मीटर लंबे ग्रीनफील्ड लिंक के जरिए एयरपोर्ट तक पहुंचने की सुविधा मिलेगी, जिससे यात्रा समय और भी कम होगा। ये नई कनेक्टिविटी नोएडा एयरपोर्ट को दिल्ली एनसीआर के प्रमुख हिस्सों से तेज और सुगम रूप से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी और क्षेत्रीय यातायात व्यवस्था को मजबूत करेगी। वाराणसी में आनंद काशी सिटी बनेगी पहली गेटेड टाउनशिप, वीडीए ने शुरू किया प्रचार अभियान। वाराणसी विकास प्राधिकरण वीडीए की महत्वाकांक्षी आवासीय परियोजना आनंद काशी सिटी को शहर की पहली गेटेड सिटी के रूप में विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है। हाल ही में जारी प्रचार अभियान में इसे भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही आधुनिक टाउनशिप और वाराणसी की नई पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वीडीए के वीडियो संदेशों में बताया गया है कि परियोजना जल्द लॉन्च होगी और इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया भी शीघ्र शुरू की जाएगी, जिसमें संभावित खरीदारों और निवेशकों में उत्सुकता बढ़ गई है। इस प्रस्तावित टाउनशिप में आधुनिक शहरी सुविधाएं, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, हरित क्षेत्र और सुनियोजित आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी तक भूखंडों की संख्या, कीमतें और आवंटन प्रक्रिया जैसी विस्तृत जानकारी आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं की गई। इसके बावजूद इस प्रोजेक्ट के प्रचार ने रियल एस्टेट बाजार में हलचल पैदा कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि वाराणसी में बढ़ते शहरी विस्तार और आवासीय मांग को देखते हुए यदि ये परियोजना अपने घोषित मानकों के अनुसार विकसित होती है तो ये शहर की हाउसिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव ला सकती है और एक नई आधुनिक रिहायशी पहचान स्थापित कर सकती है।